करते हैं, बताइएगा। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना स्थान आरक्षित किए गए हैं? नए परिसीमन के बाद सही है 84। ठीक है, और अगला बताइएगा, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना स्थान आरक्षित किए गए हैं? यह 47 गो, बताइएगा। और यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? हाँ 330 में वर्णित है। ठीक है, अगला बताइएगा। हाँ लोकसभा का ही, लोकसभा है ना। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989, सही है। अगला बताइएगा, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? बाहरी दिल्ली। ठीक है, और बाहरी दिल्ली सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? लक्षद्वीप। हाँ लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? ये लद्दाख। हाँ लद्दाख है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। ठीक है, और सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली। ठीक है, और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक है, अगला बताइएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, अगला बताइएगा, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? 81, सही है। अगला बताइएगा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? ठीक है, 3 अप्रैल 1952। और पहली बार राज्यसभा की बैठक कब की गई थी? 13 मई 1952 को की गई थी। ठीक है, अगला बताइएगा, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? हाँ 109 के फर्स्ट में है ना। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद है 109 के फर्स्ट में। हाँ वो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, लेकिन धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 100। हाँ नहीं जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा, केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है? सही है, अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 330 और 332, हाँ दोनों में है। हाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जाति 330 और 32 दोनों में है। ठीक है, 32 में विधानसभा में है, हाँ 30 में लोकसभा में है। हाँ तो अनुसूचित जातियों का वर्णन है, अनुसूचित जाति और जनजाति का। ठीक है, अगला बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। ठीक है, अगला बताइएगा, महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या 48। ठीक है,
दिल्ली में कितना है? 7 है। हाँ, लोकसभा 7 है। बिहार में कितना है? 40 है। बिहार में 40, ठीक है। और तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 39। हाँ, तमिलनाडु में 39 और मध्य प्रदेश में 29 है। हाँ, मध्य प्रदेश में 29 है लोकसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है। अगला बताइएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कितना है लोकसभा सदस्य का? 25। हाँ, 25 है, ठीक है। अगला बताइएगा, हरियाणा में कितना है? 10, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 11, सही है। पंजाब में कितना है? 13, सही है। पंजाब में 13। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1-1 है, ठीक है। अगला बताइएगा, दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीव में कितना लोकसभा संख्या है? 2, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 5। हाँ, ठीक है। अगला बताइएगा, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108, ठीक है। अगला, राज्यसभा 3 गो है ना, और लोकसभा है 5, ठीक है। अगला बताइएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा अब तक कितने बार किया गया है? हाँ, 8 बार। हाँ, ऐसा अब तक 8 बार किया गया है, ठीक है। हाँ, पहला बार किया गया था 70, उसके बाद 77, 79, 84, 89, 91, 97 और 99, ठीक है। हाँ। अगला बताइएगा, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, 75 के 3, ठीक है। अगला बताइएगा, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापकगत यानी समाप्त नहीं होता किस अनुच्छेद के तहत? संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापकगत यानी समाप्त नहीं होता है किस अनुच्छेद के तहत? जैसे संसद में लंबित विधेयक, जैसे कोई विधेयक है ना, और संसद का सत्रावसान हो गया यानी समाप्त हो गया, तो जो विधेयक वो समाप्त नहीं होगा, है ना, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 107 के 3, है ना, अनुच्छेद 107 के 3 में, ठीक है। अगला बताइएगा, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है, 20। अगला बताइएगा, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितना लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? 50। हाँ, 50, ठीक है। अगला बताइएगा, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत पड़ती है, बहुमत की जरूरत पड़ती है। हाँ। अगला बताइएगा, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख है? यस या नो बोलना है। नहीं है, ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी? ठीक है, अनुच्छेद 93 के तहत, सही है। अगला बताइएगा, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है। अगला बताइएगा, कितना दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना देकर, सही है। अगला बताइएगा, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष, ठीक है। और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पैनल बनाया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति जो पीठासीन होता है, और इस पैनल में आमतौर पर कितना सदस्य होता है? 6 गो। हाँ, इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होता है, ठीक है। अगला बताइएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत?
107 के कुछ है वो, 1 2 3 7 में कहां पे 8 के बाद 117 के कुछ, ये है 118 के 4 है ना, 118 के 4 में। ठीक है, अगला बताइएगा। अगला बताइएगा, लोकसभा के विपक्ष के नेता को किस स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं? सही है, कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान जो भी सुविधाएं होती है वो प्राप्त होता है। ठीक है, और जो वेतन प्राप्त होता है उसको राजकोष से प्राप्त वेतन होता है। राजकोष से जो भी प्राप्त होता है ना, राजकोष से प्राप्त होता है उसको वेतन। ठीक है, हाँ, जैसे उस को मिलता है कैबिनेट स्तर के मंत्री को, उसी तरह से विपक्ष के नेता को भी मिलता है। अगला बताइएगा, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब रहा? 52 से 57 है ना, 14 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, अगला बताइएगा, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला है ना। 16वीं के है, हाँ, 16वीं के सुमित्रा महाजन और 17वीं के ओम बिड़ला। हाँ, ओम बिड़ला। ठीक है, हाँ, और जो मीरा कुमार बनी थी वो 15वीं थी। ठीक है, अगला बताइएगा, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई? सही है, 1976 में। ठीक है, अगला बताइएगा, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के कितना दिनों के अवधि से अधिक समय के लिए संसद के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है? 60 दिन। हाँ, 2 महीना है ना, 60 दिन। हाँ, 60 दिन। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, 101 के 4। ठीक है, अगला बताइएगा, सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? सही है, शाम 4 बजे। हाँ, शाम के 4 बजे। ठीक है, अगला बताइएगा, संसद में स्थगन प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? हाँ, कोई भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि अध्यक्ष उसकी अनुमति जरूर दे, है ना। हाँ, अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है ना, बिना अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अगला बताइएगा, कोई व्यक्ति एक समय में कितने सदन का सदस्य रह सकता है? हाँ, एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। ठीक है, अगला बताइएगा, किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग होता है, उसके बाद हाँ, चुनाव आयोग के सलाह से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बंद क्या हो जा रहा है? अगला बताइएगा, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के कितना दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है? 3 दिन। सही है, हाँ, 40 दिन। 40 दिन। ठीक है ना। स्पार्क हो रहा है। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए, संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा? 6 साल। हाँ, 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? 76 में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? सही है, महान्यायवादी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत? सही है, अनुच्छेद 88 के तहत। अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? 165। हाँ, अनुच्छेद 165। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? हाँ, अनुच्छेद 148 से 151। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से कितना वर्ष होगी? 6 वर्ष, है ना। लेकिन यदि इससे पूर्व यदि 65 वर्ष पूरा हो जाता है तो अवकाश ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अगला बताइएगा, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ही होता है सार्वजनिक धन का रक्षक, है ना। इसे वाचिंग डॉग भी कहते हैं सरकार का। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266 के 1 में है। सही है, हाँ, संचित निधि 266। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही है, हाँ, 267 में। ठीक है, अगला बताइएगा, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कितने मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है? सही है, 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति किस अनुच्छेद में है? कार्य पद्धति 55 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से होता है? ठीक है, अनुच्छेद 54 के तहत। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा? ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही है, अनुच्छेद 124 में। ठीक है, अगला बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कितने अन्य न्यायाधीश हैं? ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। सही है, अगला बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह कितना है? सही है, और अन्य न्यायाधीश का? ठीक है, 2,50,000। ठीक है, अगला बताइएगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत है? हाँ, सही है, 50%। ठीक है, अगला बताइएगा, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? ठीक है,
हाँ सही है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, वाईवी चंद्रचूड़। हाँ चंद्रचूड़। अगला बताइएगा, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश। ठीक है, कमल नारायण सिंह। अगला बताइएगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? हाँ पीएन भगवती। हाँ पीएन भगवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही है, अनुच्छेद 143। अगला बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है? 137। हाँ अनुच्छेद 137 के तहत। अगला बताएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? ठीक है, एकाधी और एकीकृत है ना, जिसके सर्वोच्च शिखर पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सही है। अगला बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किससे प्राप्त है? किसको प्राप्त है? फिर से सुनिए इसको, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है, भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता है। सही है। अगला बताइएगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक इस प्रकार की बैठकें कहाँ आयोजित की जा चुकी है? सही है, हाँ हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। ठीक है, अगला बताइएगा, अगला बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 145 के 3। 145 के 3 में वर्णित है। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 के तहत। अगला बताइएगा, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 231। हाँ 231। ठीक है, फिर से इसको सुनिए, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, अनुच्छेद 231 के तहत। ठीक है, सिर्फ 231 है। 231 है और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, जिला न्यायाधीश को नियुक्त करता है, जिला न्यायाधीश दूसरा 233 में। अगला बताएगा, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ठीक है, बताएगा, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें कितना उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक ही राज्य में, एक राज्य से अधिक है? 3। हाँ 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। ठीक है, कलकत्ता एगो असम वाला गुवाहाटी वाला, उसमें 3 वो आ जाता है। हाँ ठीक है, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। ठीक है, हाँ कोलकाता, मुंबई। गोवा का आता है ना, पणजी है। हाँ ठीक है, अगला बताइएगा,
पूर्वोत्तर में क्यों है ना सर? नहीं मणिपुर में है। तो 13 में स्थापना हो गई। 3 बार 13 हो गए ना। त्रिपुरा मिजोरम। अगला क्वेश्चन बताइए, केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को संवैधानिक घोषित किया था कब? 1997। हाँ 1997 में, है ना। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। बंद 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 को असंवैधानिक घोषित किया था केरल उच्च न्यायालय 1997 में। बंद मतलब क्लोजिंग नहीं होता है, जैसे ऑफिस सब क्लोज, आज बंदी है ना, तो उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। हाँ ठीक है। अगला बताइएगा, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? उच्च न्यायालय है ना। हाँ 215। हाँ 215 ठीक है। अगला बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष। प्रस्तावित है लेकिन लागू नहीं हुआ है। अगला बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितना वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका होना चाहिए? 10 वर्ष, है ना। और एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कितने वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो? 10 वर्षों तक अधिवक्ता। हाँ वही अधिवक्ता मतलब क्या हुआ? वकालत। हाँ ये उच्च न्यायालय की बात है, ठीक है। चाहे 10 वर्ष कोई हाईकोर्ट का ऐसा नहीं हो सकता है तो 5 वर्ष हो गए ना 5 वर्ष अगला बताएगा, संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होगा? किस भाग में? संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान, है ना, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है? 6 है ना, राज्य शासन, ठीक है। हाँ 6 में हाँ तो लागू हो गया सब में, तो कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला बताइएगा, मूल संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? राज्यपाल तो 153 सही है, अनुच्छेद 153, ठीक है। अगला बताइएगा, राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 35 वर्ष, ठीक है। अगला बताइएगा, राज्यपाल का वेतन मासिक कितना है? 3,50,000, 3.5 लाख, ठीक है। अगला बताइएगा, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण लेता है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समय नहीं रहे तो, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की व्यवस्था है? नहीं है, कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। हाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तो उसे हटा सकता है, ठीक है। अगला बताइएगा,
राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? हाँ 217 के फर्स्ट में। ठीक है, अगला बताइएगा, राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्थताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 317 में वर्णित है, 317 में। ठीक है, अगला बताइएगा, राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग सदस्यों को नियुक्त कर सकता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा से हो? 1/6 भाग। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/6। अगला बताइएगा, राज्य विधानमंडल राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। किस अनुच्छेद के तहत? ये है राज्यपाल 164, हाँ 164। ठीक है, अगला बताइएगा, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वह वही स्थान प्राप्त होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का। ऐसा अध्यादेश कितना सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए? 6 सप्ताह। हाँ, 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल, ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? सही है, अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, हाँ 213 के तहत समाप्त हो जाता है। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन कहता है? राज्यपाल कहता है। हाँ, राज्य में राज्यपाल ही कहता है। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका परिलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में वर्णित है। ठीक है, अगला बताएगा, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही है, 169 में। ठीक है, अगला बताइएगा, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का कौन सा सदन होता है? हाँ, उच्च सदन होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल राज्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कितना बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है? 2/3। सही है, 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है?
अभी वहाँ पश्चिम बंगाल में स्वीकृति नहीं मिला है। ठीक है, 6 राज्य में। सही है, कौन कौन? ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, सही है। अगला बताइएगा, बिहार में कितना है? बिहार कर्नाटक में 75 है। उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में 99, महाराष्ट्र में 50, तेलंगाना में 40, हाँ महाराष्ट्र में 78, हाँ 78। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितना से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3, हाँ 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, किंतु बिहार में कैसे कम है? किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अपवाद भी है इसका, है ना? ये तो खत्म हो गया। 36 को था जम्मू कश्मीर, वही हाँ अपवाद था। वही अपवाद था। यहाँ पुडुचेरी में सर, पुडुचेरी में क्या? पुडुचेरी विधानसभा कहाँ से है? विधानसभा, विधान परिषद है ना। अगला बताएगा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 30 वर्ष है। ठीक है, विधान परिषद के लिए प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ठीक है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष कितना सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 स्थान ग्रहण करते हैं और नवीन सदस्यों का निर्वाचन होता है। सही है। अगला बताएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य किस अवधि के लिए सदस्य रहता है? हाँ, जितना उस सदस्य को से बचा है वही उसी वर्ष के लिए वो समय के लिए रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? हाँ विधान परिषद, हाँ विधान परिषद अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। सही है। अगला बताइएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितना सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं? नहीं, 1/3 सदस्य, है ना। फिर से इसको सुनिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितना सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं? 1/3। ठीक है, अगला बताइएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितना सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं? हाँ ये भी 1/3। ठीक है, अगला बताइएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितना सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो? 1/12। हाँ 1/12। ठीक है, अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितना सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे उच्च कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हो? 1/12। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों के में कितना सदस्य का राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो? ठीक है, 1/6 सदस्यों का। अगला बताइएगा, विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कितना विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना जो भी अधिकतम गणपूर्ति होगा? 1/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभापति एवं उपसभापति को किसके द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं? विधानमंडल द्वारा निर्धारित, है ना। सभापति एवं उपसभापति को वेतन जो है विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभापति जो है
किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? उप सभापति। और उप सभापति सभापति को। ठीक है। हाँ, और परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा भी मतलब कि सभापति और उप सभापति को अभ्यस्त किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए कितना दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? सही है, 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष है? 5 वर्ष। ठीक है। अगला बताइएगा, किंतु विशेष परिस्थिति में किसे यह अधिकार है कि वह इसे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है? सही है, राज्यपाल को यह अधिकार है। अगला बताइएगा, विधानसभा के 17वां यानी प्रोरोगेशन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना सदस्य होते हैं? ठीक है, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। अपवाद कौन कौन है? गोवा। गोवा कितना है? 40। और मिजोरम कितना है? 40। और सिक्किम कितना है? 32। सिक्किम में 32 है विधानसभा सीट। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 332। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, अभी विधानसभा चल रहा है। अगला बताइएगा, हाँ, राज्य में बताइएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा। हाँ, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। जब केंद्र में रहेगा तो लोकसभा के प्रति जो है, लोकसभा में मतलब कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्य में रहेगा तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, केंद्र में राज्य में कहेगा कि मतलब सामूहिक रूप से लोकसभा को जाता है। हाँ, अगर वो व्यक्ति के अनुसार है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, हाँ, विधान परिषद में विधानसभा, विधानमंडल ठीक है। अगला बताइएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 403 है। ठीक है। और अगला बताइएगा, बिहार में कितना है? 243 है। ठीक है। अगला बताइएगा, मध्य प्रदेश में कितना है? 230। महाराष्ट्र में 288। ठीक है, महाराष्ट्र में 288 है। अगला बताइएगा, झारखंड में कितना है विधानसभा? 81। झारखंड में विधानसभा 81 है। ठीक है। और पंजाब में कितना है? 117। हाँ, 117 है। और तेलंगाना में है 119। ठीक है, सही है। अगला बताइएगा, और दिल्ली में विधानसभा कितना है? 70। दिल्ली में 70। और पुदुचेरी में 30। पुदुचेरी में 30 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या चीज? हाँ, अपवाद हुआ ना, वहाँ था, ये नहीं है। ठीक है। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, मासिक वेतन 4 लाख। और राज्यपाल का 3.5 लाख।
ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000, ठीक है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000, हाँ 2,25,000 है। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 है। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000, एक वो है, हाँ। और महान्यायवादी का वेतन कितना है? 2,50,000, ठीक है। हाँ, मुख्य चुनाव का 2,50,000 मासिक, ठीक है। हाँ हाँ, सबका 2.5 लाख है। और एक वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि वो मुख्य है इसलिए चेंज रहना चाहिए, तो 2,80,000। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, ठीक है। राज्यपाल का कितना है? 3.5 लाख। और लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, ठीक है। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र, ठीक है। जबकि शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला बताइएगा, हाँ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। अगला बताइएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, हाँ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, है ना। और त्याग पत्र किसको सौंपता है मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति को ही सौंपता है ना, ठीक है। और अगला बताएगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को ही सौंपेगा, हाँ, वही करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं होता है शपथ, समान सदस्य के रूप में होता है। हाँ, समान सदस्य, कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं, समान सदस्य के रूप में होता है, ठीक है। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। और अगला बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? हाँ, उपाध्यक्ष को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? हाँ, मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल के, राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यों को परिभाषित किया गया है? हाँ, सॉरी, सुनिए, फिर से गलती लगता है बोल दिए। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? 167, हाँ 167, ठीक है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त, हाँ, चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है, और संघवाद किस प्रणाली को कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, हाँ, संघवाद, ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों को बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है, कौन कौन? ठीक है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। अगला बताएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 253, फिर से सुनिए इसको, है ना।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है। क्या है कि वो राज्यसभा कैबिनेट को अनुमति देगा कि आप राज्य सूची में कानून बनाइए। हाँ, अगला बताइएगा 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। वो न्यायाधीश कौन थे? हाँ, सरकारिया, आर.एस. सरकारिया, है ना? आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में। ऐसे भी क्वेश्चन साधारणतः सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है। बताएगा सरकारिया आयोग जो है वह अंतिम रिपोर्ट कब पेश की? 83 में स्थापना हुआ था। हाँ, और इसके बाद हाँ, अंतिम रिपोर्ट जो है अक्टूबर 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। मैंने रिपोर्ट पेश किया 87 में, लेकिन इसका सार जारी किया गया 88 में। ठीक है। अगला बताइएगा पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? पुंछी आयोग, हाँ 2000 के बाद है, 2007 में। हाँ 2007। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 263। अगला बताएगा पहली बार कब अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सही है, जून 1990। और उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को। ठीक है। अगला बताइएगा नीति का पूर्ण रूप बताइए। NITI। ठीक है। नीति आयोग की का गठन कब किया गया? सही है, 1 जनवरी 2015। सही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला बताइएगा, हाँ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? अगला बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं। हाँ, योजना आयोग पूछ रहे हैं, नीति आयोग नहीं, योजना आयोग उपाध्यक्ष। हाँ, वो योजना आयोग पूछ रहे हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अगला बताइएगा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हाँ, राजीव कुमार। और वर्तमान में CEO कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है। अगला बताइएगा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया ही थे। ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? सही है, 6 अगस्त 1952। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? ना तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक है। हाँ, ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है। अगला बताइएगा ऐसी परामर्शदात्री है, परामर्शदात्री, हाँ परामर्शदात्री निकाय है। अगला या सलाहकारी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? हाँ, अनुमोदन करना, अनुमोदन, है ना? केंद्र व राज्य सरकार और राज्य आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है ना? भारतीय विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। अगला बताइएगा
किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी? सही है, के संथानम। अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सही है, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? 281। हाँ, 281। फिर से इसको सुनिए, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? अनुच्छेद 281 के तहत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? 43 के फर्स्ट, है ना, अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के तहत। अगला बताइएगा, भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1926 में। ठीक है, अगला बताइएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कब विधि आयोग ने सिफारिश की थी? 1924 में, है ना। विधि लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कब विधि आयोग ने सिफारिश की थी? तो 1924 में, और लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई 1926 में। सिफारिश पहले हुई थी, है ना, 1924 में, और स्थापना हो गई 1926 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को है ना, और वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। ठीक है, अगला बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए। अगला बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, पर इसे हटाने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगला बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 12 की उम्र तक, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। सही है, अनुच्छेद 317 के तहत। ठीक है, हाँ, 243 के 1 में है। ठीक है, अगला बताइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। सही है, और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62, 6 वर्ष या 62, जो पहले हो जाए। सही है, अगला बताइएगा, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, और भारत निर्वाचन आयोग है, हाँ, ये है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, और संविधान के किस भाग में? भाग 15 और अनुच्छेद 329। ठीक है, अगला बताएगा, ईवीएम का पूर्ण रूप? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट का पूर्ण रूप बताइए? वोटर वेरिफिएबल प्रिंटेड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट का पूर्ण रूप हुआ। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को कब बनाई? सही है, 2013 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
किस राज्य के विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था? सही है, केरल के 50 बूथ पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईवीएम का प्रयोग करके किस ईस्वी में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बना? 1999 में। ठीक है, हाँ गोवा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार कब संपूर्ण आम चुनाव कराया गया? सही है, 2004 में। ठीक है, अगला बताइएगा, किस वर्ष से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा? 2009। हाँ, 2009 से आम चुनाव एवं विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों जो है ईवीएम का प्रयोग होने लगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीपुल्स नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जोड़ा फूल। तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, टीएमसी बंगाल का। ठीक है, बीजेपी का क्या है? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजाब। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट दल हाँ हसियार बाली। हसियार बाली। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी। ठीक है, अब बहुजन समाज पार्टी हाथी। असम राज्य को छोड़ करके। ठीक है, और अगला बताएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया हथौड़ा और तारा। हसिया हथौड़ा और तारा। ठीक है, अगला बताएगा, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला बताइएगा, मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या है? किस राज्य में है? केरल में। केरल में। ठीक है, जनता दल यू जदयू। हाँ, बिहार और झारखंड तीर। ठीक है, तीर। हाँ, तीर कमान है उसका। तीर कमान है। ठीक है, शिवसेना का तीर कमान है। ठीक है, अगला बताएगा, अकाली दल बादल तराजू। ठीक है, पंजाब में है। अगला बताएगा, नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का मुर्गा नागालैंड में। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमसी है ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। उगता सूरज है ना, ये तमिलनाडु पुदुचेरी में। और बताएगा, सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव चिन्ह क्या है? सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी। हाथी। ठीक है, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? महाराष्ट्रवादी शेर। और ये गोवा में है। ठीक है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा में है। ठीक है, और शेर इसका चुनाव चिन्ह है। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह है दो पत्ती। और संबंधित राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाँ, ADIMK। ठीक है, अगला बताइएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर है। शेर है, और संबंधित राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन। ठीक है, बिहार झारखंड। हाँ सही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हल। ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। और पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पैंथर्स पार्टी। पैंथर्स पार्टी का साइकिल है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला बताएगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति का चुनाव चिन्ह। तेलंगाना राष्ट्र समिति का चुनाव चिन्ह है कार। ठीक है, और इसका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ हाँ, लोजपा।
ऐसे इसमें बांग्ला दे रहे हैं। ऐसे तो बांग्ला है, खत्म हो गया, खत्म, दो भाग में बट गया है। हाँ। ठीक है, रालोसपा के लोजपा का क्या होगा? लोजपा तो आइए, लोजपा इसका चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर मिला, अच्छा, उसको नाम दिया है रालोसपा, रालोसपा। पशुपतिनाथ पारस की, हाँ सही में चेंज हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो तीर कमान, है ना, तीर कमान शिवसेना का भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है। ठीक है, अगला बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन वर्ष कब तक के लिए रोक लगा दी गई थी? 2000 तक, 2000 तक रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी? 2026। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नए परिसीमन के बाद आरक्षित क्षेत्र बताना है। अनुसूचित जाति पहले आरक्षित सीट कितना था? 79, और नए परिसीमन के बाद 84, और अनुसूचित जनजाति पहले आरक्षित सीट कितना था? 41, और नए परिसीमन के बाद 47। ठीक है, और अनारक्षित सीटों की संख्या टोटल कितना है? 412, है ना, 412। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम बताना है। पहला स्थान पर कौन आता है? राष्ट्रपति। दूसरा स्थान पर उपराष्ट्रपति। तीसरा स्थान पर प्रधानमंत्री। हाँ, तीसरा स्थान पर प्रधानमंत्री। ठीक है, और चौथा स्थान पर आता है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, है ना। पांचवें स्थान पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, है ना। हाँ, चौथा में है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। ठीक है, और पांचवा स्थान पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, और 5 के क में आता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, और हाँ, 5 के क में आता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, और 6 में आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और 7वें स्थान पर आता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री एवं अपने राज्यों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता। और ये जो, हाँ, 7 के क में भारत रत्न सम्मान के धारक, ये आता है 7 के क में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, और 8 में है राजदूत, 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और 10 में राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। ये 10 वरीयता अनुक्रम है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वीवीआई भारत रत्न वाला ही है। ठीक है, हाँ, 7 के क में है। सही है, राजभाषा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 343 के 351, है ना, 343 से 351। ठीक है, और भाग में किस भाग में है? भाग 17, है ना, राजभाषा भाग 17। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के प्रावधान है? 344, 344। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था? बीजी खरे। हाँ, बीजी खरे की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, कौन कौन? ठीक है, राष्ट्रीय आपात है ना, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कौन कौन? चाहे यांत्रिक अशांति, युद्ध या बाह्य आक्रमण। हाँ, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र हटा दिया गया। ध्यान से सुनिए, युद्ध, सुनिए, पहला युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सेना के द्वारा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अगला बताइएगा। बताइएगा किस संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है राष्ट्रीय आपात का? फिर से, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? 44वां। हाँ, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 का जो है उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी भी भाग में की जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन, हाँ, किसी विशेष क्षेत्र में और नहीं तो पूरा भारत में। ठीक है, कैमा संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं? फिर से सुनिए इसको, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं? 14 दिन। हाँ, 14 दिन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है? 59 है ना, अनुच्छेद 359। हाँ, राष्ट्रपति। हाँ, अगला बताइएगा, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है अनुच्छेद 20 में। हाँ, 20 में। ठीक है, अपराध एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, और ये दोनों जो अधिकार है आपातकाल के दौरान भी प्रभावी रहता है। ठीक है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 58 केवल बाह्य आपातकाल में लागू होता है, आंतरिक आपातकाल में लागू नहीं होता है। ठीक है, और जबकि 359 आंतरिक और बाह्य दोनों में लगता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है? सही है, अनुच्छेद 358। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है अनुच्छेद 20-21 के निलंबन को लागू नहीं करता। हाँ, जो कर सकता है, हाँ, जो चाहेगा। अगला बताएगा, अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम उद्घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसकी उद्घोषणा कब वापस ली गई थी? 68। हाँ, 68 में, है ना, 10 जनवरी 1968 को वापस ली गई थी। ठीक है, और दूसरी बार जो आपात उद्घोषणा कब की गई थी? 71 में, है ना, पाकिस्तान से। हाँ, 3 दिसंबर 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर। ठीक, तीसरी बार आपात की घोषणा कब की गई? सही है, हाँ, 26 जनवरी 1975 आंतरिक गड़बड़ी के आशंका के आधार पर की गई थी, है ना। और दूसरी तीसरी उद्घोषणा को कब वापस लिया गया? 77 में वापस ले लिया गया। ठीक है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 में। ठीक है,
अगला बताएगा सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? पंजाब में 20 जुलाई 1951 में, है ना, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। ठीक है। और सर्वाधिक समय तक 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया, है ना, 1990 से 96 तक। ठीक है। हाँ, बार कहाँ लगा? पंजाबे में। ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर और सबसे पहले पंजाब। सर्वाधिक समय तक एक साथ। अगला बताइएगा राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितना मास होती है? हाँ, राष्ट्रपति शासन 2 माह। हाँ, 2 माह होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है ना, तब यह कितना हो जाती है? 6 माह हो जाती है। यहीं पर गड़वाने का चांस है ना। राज्य में आपात की घोषणा अधिकतर लोग मारेंगे 6 माह, लेकिन होती है 2 माह, है ना। 2 माह से अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 माह, 6 माह होती है। ठीक है। और अधिकतम 3 वर्ष तक यह राज्य के परिवर्तन में रह सकती है। ठीक है। और इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, प्रावधान नहीं है। ठीक है। वित्तीय अनुपात किस अनुच्छेद में है? 360 में। ठीक है। और न्यूनतम अवधि क्या है वित्तीय अनुपात का? 2 महीना। ठीक है। अगला बताइएगा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? विद डेट बताइए। सही है, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है। 6 को पास हुआ राज्यसभा और 9 को हाँ, राज्यसभा में पास हुआ 5 अगस्त एवं लोकसभा में पास हुआ 6 अगस्त 2019 को पास हुआ था। हाँ, 5 और 6। ठीक है। और ये 31 अक्टूबर 2019 को परिवर्तन में आ गया। हाँ, अधिनियम मतलब लागू हो गया 2019 में, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में सीटें हैं? 4 गो। हाँ, 4 गो। नहीं, 4 गो। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा में 4 सीट है और लोकसभा में 5 सीट और विधानसभा में 114। और विधानसभा में उपराज्यपाल कितना महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2। हाँ, 2 सदस्यों को। ठीक है। विधानसभा में उपराज्यपाल यानी कि वहाँ जम्मू कश्मीर में, है ना, 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अगला बताइएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल को कब अपनाया? सही है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। अगला बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात? ठीक है, 3:2। सही है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज में के चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य और त्याग। जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ठीक है। और सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग है सत्य एवं पवित्रता का। ठीक है, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है। जबकि हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। हाँ, जीवन समृद्धि। ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता। ठीक है। अगला बताइएगा जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है?
19 वाला में। हाँ, अनुच्छेद 19 के 1। हाँ ठीक है। हाँ, सब लोग अपना छत पर भी झंडा फहरा सकते हैं। हाँ, उसी में ऐड कर दिया। हाँ, पहले नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2004 में ऐसा निर्णय लिया गया। हाँ, कहीं भी फहरा सकते हैं, कोई भी नागरिक फहरा सकता है। ठीक है, अगला बताइएगा। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितना दिनों के लिए झुकाया जाता है? 12 दिन। हाँ, 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय झंडा को झुका दिया जाता है। ठीक है, अगला बताएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता। सही है, श्यामलाल पार्षद गुप्त। अगला बताएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, है ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर। ठीक है, अगला बताइएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने कब भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950। हाँ, 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगान के गायन का समय कितना है? 52 सेकेंड। और इसकी संक्षिप्त अवधि कितना है? 20 सेकेंड, है ना। इसमें हाँ, शॉर्टकट भी कहा सकते हैं। जैसे अब हाँ, इसमें प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। जैसे जहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है और कम समय में इसको समाप्त करना है, तो वहां पर ये गाया जाता है, प्रथम पंक्ति और लास्ट पंक्ति। ठीक है, अगला बताइएगा। बताइएगा, पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, हाँ, 1911। 27 दिसंबर 1911 को, है ना। और अध्यक्षता किए थे विशन नारायण दत्त, है ना। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण दत्त ने किए थे। ठीक है, अगला बताइएगा। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? भारत भाग्य विधाता, हाँ, शीर्षक से प्रकाशित किया था। तथा 1919 में किस नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? मॉर्निंग सॉन्ग। हाँ ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से प्रकाशित किया गया था। हाँ, 1919 में। हाँ, 1919 में। ठीक है, पत्रिका ये तत्वबोधिनी में, हाँ, तत्वबोधिनी में। ठीक है, अगला बताइएगा। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। हाँ, कैप्टन राम सिंह ठाकुर, सही है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर को। अगला बताइएगा। राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग किस पुस्तक में है? हाँ, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? सही है, 26 जनवरी 1950। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में से गाया गया था? सही है, हाँ, कलकत्ता अधिवेशन 1896। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही है, रहीमतुल्लाह सानी। और राष्ट्रगीत के गायन की अवधि कितना है? 1 मिनट। हाँ, यानी 65 सेकेंड। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सही है, अगला बताइएगा। भारतीय संसद के अधिवेशन किससे प्रारंभ और किससे गायन होता है? हाँ, जनगण मन से प्रारंभ, वंदे मातरम के गायन से समाप्त होता है। ठीक है, अगला बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही है, निलंबो निसिफेरा गार्डन। ठीक है, कमल हो गया। अगला बताइएगा। राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, पावो क्रिस्टेटस। अगला बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। और राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका। पावो क्रिस्टेटस। हाँ, पावो क्रिस्टेटस।
अगला बताइएगा राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेसिस। ठीक है। और जब पूछा जाएगा बिहार का राजकीय पेड़ कौन है? हाँ बोधि वृक्ष। हाँ नहीं, हाँ बोधि वृक्ष ही है। ठीक है, महात्मा बुद्ध वाला। ठीक है, बोधि वृक्ष वही होगा, पीपल का पेड़ ही है, पीपल का पेड़ ही है। ठीक है। अगला हाँ, उसी में बिहार ITI में क्वेश्चन पूछ लेता। हाँ पूछ लेता कि बिहार का राजकीय पेड़ क्या है, तो बरगद भी था और बोधि वृक्ष भी था। दोनों कैसे हो जाएगा? बरगद पीपल को थोड़ी बोलते हैं, बरगद बर का अलग हो गया। जिसमें गुल्लेर होता है, हाँ छोटा छोटा फल होता है और उसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है ना, होता है ना। तब इसका पत्ता ऐसे होता है, दिल टाइप से बना रहता है, उसको ऐसे गोल होता है, तो लास्ट में तो गुल्लेर होता है, छोटा छोटा बीज होता है, फल होता है। ठीक है। अगला बताइएगा। हाँ हाँ पीपल पीपल, हाँ पीपल पीपल जैन वाला महावीर जो किए वो बर में किए, वो साल वृक्ष के नीचे। हाँ साल वही वही हुआ बर। ठीक है। इससे राष्ट्र लोग बोल हाँ रहे हैं। हाँ जैन से याद कर लीजिए। ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ठीक है, गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ प्लाटानिस्टा गंगेटिक। सही है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया था? हाँ 5 अक्टूबर 2009 को। सही है। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका। हाँ एलिफास इंडिका। ठीक है। अगला बताइएगा प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30। ठीक है। बताइएगा सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। ठीक है। बताइएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष। ठीक है। अगला बताइएगा प्रत्येक वर्ष किस माह में प्राक्कलन समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले वर्ष किस माह में समाप्त होता है? मई में प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होता है। हाँ अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होता है। ठीक है। अगला बताइएगा प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जानते हैं? ठीक है, लोक लेखा समिति को जानते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसमें लोकसभा कितना होता है? 15 और 7 होता है राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है। अगला बताइएगा सरकारी उपक्रमों की समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसमें भी 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा को होता है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9 को होता है। ठीक है। हाँ इसमें लोकसभा द्वारा मनोनीत 6 सदस्य, लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा नियम समिति, लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कितना सहित कितना सदस्य होते हैं? इसमें होता है 15 सदस्य होते हैं। हाँ ठीक है। जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति व उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। ठीक है। और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15। ठीक है। अगला बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? हाँ रिपन को कहा जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? हाँ ठीक है 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हाँ जवाहरलाल नेहरू। कहाँ किया गया था? ठीक है राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। सही है। अगला बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का गठन कब प्रारंभ किया गया था? सही है 11 अक्टूबर 1959। सही है। अगला बताइएगा पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं किया कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243। हाँ 243 के ड़ में।
ठीक है, उड़ा। अगला बताएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? अगस्त 57। हाँ 1957। अशोक मेहता समिति का 1977। ठीक है, अगला बताइएगा पीवी के राय समिति का गठन? 85। हाँ ठीक है, 1985। और एलएम सिंघवी का गठन कब किया गया था? 1986। और 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। और 73वां संविधान संशोधन? हाँ 1993। ठीक है, अगला बताएगा यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन कितना महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है? हाँ 6 महीने के भीतर। ठीक है, अगला बताएगा किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है? 243 के च। हाँ 243 के च। ठीक है, अगला बताइएगा 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अगला बताइएगा 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक। सही है, अगला बताइएगा नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 18 विधि पर। ठीक है, अगला बताइएगा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? हाँ 1/3 भाग। हाँ सही है। ठीक है, अगला बताइएगा नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? 5 वर्ष, है ना। अब विघटन की स्थिति में कितना माह के अंदर चुनाव कराना होगा? 6 माह। ठीक है, नगर पालिका के कौन कौन से प्रकार है? हाँ नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, सही है। अगला बताइएगा नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ 29 सितंबर 1688 में की गई थी? मद्रास में। सही है, मद्रास में। ठीक है, अगला बताइएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति कब दी? 1687 में। हाँ 1687 में। ठीक है, अगला बताइएगा संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? हाँ शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। ठीक है, शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल या नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में शून्यकाल कब से कब चलता है? सही है, 1 से 2 बजे तक। ठीक है, अगला बताएगा जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। ठीक है, और अगला बताएगा जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न कहते हैं। सही है, अगला बताएगा स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितना सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? 50। ठीक है, अब खाली शब्दावली है, अनुच्छेद है, संविधान संशोधन है। चलिए ठीक है, इसको रह लेते हैं, आधा संशोधन तो हो गया।